नमस्कार, स्वागत है आपका FT24/7 में। और आज हमारे साथ काफ़ी फेमस पर्सनालिटी मौजूद हैं, विंदु दारा सिंह सर। सर बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सर सबसे पहला तो आप ये बताइए कि आपको मारवा स्टूडियो में आने के बाद कैसा लग रहा है? बहुत खुशी होती है जब भी मैं यहाँ आता हूँ। दूसरी बार या तीसरी बार आया हूँ। मारवा जी हमारे दोस्त हैं, संदीप भाई। लेकिन मेन चीज़ है जो स्टूडेंट्स में जो उत्साह, जो एनर्जी, जो जुनून दिखता है, यू फील गुड अबाउट इट। ये नेक्स्ट जनरेशन है जो आ रही है फिल्म इंडस्ट्री की तरफ। तो बहुत बहुत गुड लक टू ऑल ऑफ यू ऑल। मे यू वर्क हार्ड, may you grow, may you have a name for yourself, but always remember, stay humble. सर आप दारा सिंह जी के बेटे हैं जी। उनकी लेगेसी और उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके लिए कितना मायने रखता है? बहुत मायने रखता है। बहुत बड़ा नाम है हमारे पिताजी का। वो हम उतना बड़ा कभी भी नहीं बन सकते। उनका शू साइज़ ही 1 था, हमारा 10 है, तो इट विल नेवर बी द सेम। लेकिन वो जो प्यार उन्हें मिला, वो प्यार हमें भी मिल रहा है वो जनरेशन से। और जो यंग जनरेशन जिनने उनको नहीं देख पाए, मेरे थ्रू उनको समझ में आ रहा है कि भाई इनके फादर थे, फिर वो देखते हैं। और रामायण तो खैर सब लोग देख रहे थे, तो उसकी वजह से ज़िंदगी भर ही हमारी फैमिली को प्यार मिल रहा है। उसके लिए वी कांट बी मोर ब्लेस्ड। थैंक यू टू हनुमान जी, थैंक यू टू गॉड, एंड थैंक यू फॉर द लव। सर जब आपको पहली बार किसी ने दारा सिंह के बेटे कह के बुलाया था, दिल में आपको कैसा फील हुआ? पहली बार तो बचपन में लोग मानते नहीं थे। मैं बहुत पतला सा बच्चा था, जब भी किसी को बोलता मैं दारा सिंह का बेटा, तो हंसने लग जाते झूठ बोल रहा है। लेकिन उसके बाद 9th स्टैंडर्ड में मैंने एक्सरसाइज करना शुरू किया, थोड़ी बॉडी बनी, और उसके बाद लोग मानने लगे। तो ये पहले के ज़माने में नाम ज़्यादा लेना पड़ता था, आजकल नहीं लेना पड़ता। पहले के ज़माने में जैसे फिल्म इंडस्ट्री में थिएटर कम होते थे, तो जो भी आदमी फिल्म इंडस्ट्री में काम करता है वो जाके थिएटर के मैनेजर को बोलता था कि जी मेरा फादर डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, कुछ ना कुछ, उसको टिकट मिलती थी और टिकटों का मारामारी होती थी। तो जब भी मैं जाके थिएटर में बोलता था भाई मैं दारा सिंह का बेटा, तो वो हंसते थे। फिर एक दिन हाथी मेरे साथ ही पिक्चर लगी थी राजेश खन्ना जी की, और डैड को हमने बोला हमारे साथ चलो, वो मैनेजर को समझाओ कि ये दोनों मेरे बेटे हैं। अन्नू को तो फिर भी पहचान लेते, मेरे को नहीं पहचानते थे। तो डैड गए और बोला भाई ये हमारे बच्चे हैं, जब भी आएंगे इनको टिकट देना। बोला सर ये सच्ची आपका बच्चा है कि ये एक्सरसाइज क्यों नहीं करता? तो बहुत सुनना पड़ा बचपन में, लेकिन अब नहीं सुनना पड़ता। सर आपने फिल्मों में भी काम किया है, टीवी सीरियल्स में भी काम किया है। सबसे ज़्यादा मज़ा कौन सा रोल करने में आता है, और टीवी में या फिर टीवी सीरियल्स में या फिर फिल्मों में? देखिए काम तो काम है, एक्टिंग है। और जो जिधर भी आपको मैं एक चीज़ बिलीव करता हूँ कि जब तक आपकी डायरी फुल नहीं होती एक्टर की, तब तक आपकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी। तो डायरी अगर फुल होने लग जाएगी ना कि आपके डेट ही नहीं है, तो लोग फिर पागल हो जाते हैं कि भाई डेट ही नहीं है इसकी। तो टीवी और फिल्म्स और वेब सीरीज़, और आजकल तो अलग ही कुछ आ गया है, वर्चुअल पता नहीं टीवी, बहुत चीज़ें नवी आती जा रही हैं। तो जितने भी एक्टर्स प्रिपेयर कर रहे हैं या 1500 बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें से काफ़ी एक्टर बनना चाहते हैं, बाकी दूसरी फील्ड्स में जाना चाहते हैं, तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी, इट्स वेटिंग फॉर यू, यू ग्रैब इट। तो आई थिंक एवरीबडी इज़ गॉट मच ईजियर चांस टू कम इन टू द फिल्म इंडस्ट्री। हमारे ज़माने में ऐसा नहीं होता था। हमारे ज़माने में 1 करोड़ में से 1 बच्चा would come and make it। पर अभी आई थिंक मतलब जो 10 लाख ट्राई करेंगे तो 50,000 will make it। तो दिस इज़ द वंडरफुल टाइम फॉर दिस जनरेशन। सर आपने बिग बॉस के दौरान आपने अपने असली इमोशंस को दिखाया। क्या कभी ऐसा लगा कि आपको कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है? हाँ बिल्कुल। जब भी अमित जी आते थे, अमिताभ बच्चन वुड कम ऑन द टीवी, एंड आई डोंट नो व्हाट, एवरी वीकेंड मेरे आंसू बंद ही नहीं होते थे। तो मैं टिश्यू का बॉक्स लेके बैठता था। जैसे ही वो आए, आई डोंट वांट हिम टू सी दैट आई एम क्राइंग। वो हमारे फैमिली के जैसे बहुत क्लोज है, एंड उनको वो भी अपसेट हो जाएंगे कि बिंदु रोता रहता है। तो मैं टिश्यू लेके बैठता था, और जैसे वो आ गए ना, तो मैं ऐसे रख के ऐसे साफ करता रहता था, तो लगे नहीं कि रो रहा है। लेकिन वो बिग बॉस वाले साले दिखा देते हैं कि रो रहा है, तो सब लोग बोलते तो इतना रोता क्यों है? मेरे डैड ने तो पूछा भाई ये तो शो फिक्स था ना, स्क्रिप्ट वाला। मैं कहा नहीं डैड, क्या हो गया आपको? वो तो फिर रोता क्यों था? क्योंकि घर में मैं कभी रोया ही नहीं था। यानी बचपन में रोते थे, पतले से, जब थोड़ा सा रोना वोना आ जाता था हर चीज़ पे, लेकिन बाद में मैं कभी नहीं रोया। जैसे मैं थोड़ा एक्सरसाइज करने लग गया, उसके बाद कभी रोया ही नहीं था। तो मेरे डैड को लगा यार ये तो स्क्रिप्ट है, तभी एक्टिंग कर रहा है रोते की। मैं कहा डैड रोने की एक्टिंग नहीं। उस घर में ऐसा एटमॉस्फेयर बना देते हैं कि आप किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर पाते, आपका ट्रस्ट टूट जाता है।
यू कांट ट्रस्ट ऑन एनी ऑफ द 12 हाउसमेट्स। एक भी दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर सकता। मियाँ बीवी पे नहीं कर पा रहे, बिग बॉस ऐसा शो है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पे नहीं कर पा रही, तो मैं भी नहीं कर पा रहा था किसी पे। और जैसे अमित जी आते थे तो ओ यू कैन ट्रस्ट दिस मैन। एंड अमित जी बहुत सीरियस और अलग तरीके से बिग बॉस चलाते थे। सीज़न 3 जब टीवी पे आएगा, आप लोग देख पाओगे किधर, तो आपको समझ में आएगा उनका चलाने का स्टाइल ही अलग था। तो ऑडियंस का भी धक 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 होता था, हमारा भी धक धक होता था। सलमान भाई हंसते खेलते चलाते हैं तो वो धक धक वाला बहुत कम होता है, कभी कभी वो लेके चले जाते हैं उस क्रेसेंडो पे, पर अमित जी फुल टाइम डेंजरस मोड पे चलते थे। बाप रे बाप रे बाप। तो दैट सीजन वाज समथिंग स्पेक्टेकुलर। तो सर बिग बॉस 3 जीतने के बाद आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आए? बिग बॉस 3 जीतने के बाद मेरे जीवन में बहुत बदलाव आए। मैं थोड़ा शांत हो गया, थोड़ा मुझे पेशेंस बहुत बढ़ गया मेरा, और मुझे समझ में आया कि भाई उसकी जो सिचुएशन है वो हम नहीं समझ पाते कि उसकी क्या सिचुएशन है, बेचारे अगले वाले की क्या परिस्थिति से वो गुजर रहा है। हमको लगता है हमारा सिस्टम सही है, पर उसका भी कोई सिस्टम है। तो काफ़ी पेशेंस बढ़ गया बिग बॉस 3 करने में, एंड बहुत प्यार मिला। तो आई थिंक बिग बॉस 3 वाज वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर्स ऑफ माय लाइफ। सर एक्टिंग के अलावा और आपके क्या शौक हैं जो आपको, आपकी कोई हॉबी या पैशन हो जिसे आप आगे भी परस्यू करना चाहते हैं? हमारे बिजनेस बहुत है, हमारे बहुत सारे 8,500 सैलून है इंडिया में जिसको हम केटर करते हैं। हमारा नेल पॉलिश का बिजनेस है ब्लू स्काई, आईब्रोज और सबका बिजनेस है बीवी का एलान, मेकअप का बिजनेस है ओलैक, स्टाइलिंग करके मशीनें हैं जो हम करते हैं, लकड़ी के घर बनाते हैं, बहुत सारे बिजनेस हैं। तो एक्टिंग के साथ साथ ये सब भी चल रहा है, तो हमारे काम बंद नहीं होते। हार्ट ऑफ आर्ट करके मैं आर्ट का एग्जीबिशन करता हूँ। 2026 में हम पूरा प्रगति मैदान 5 दिन के लिए लेके फिल्म एक्सपो करेंगे। आई एम श्योर मारवा स्टूडियो उसका एक हिस्सा बनेंगे, और आप सब भी पक्का आना, विजिट द एग्जीबिशन पूरे इंडिया से। वी विल कॉल एवरीबडी एंड विल बी अ ह्यूज एक्सपो। तो ये सब काम बिजी रखते हैं। यू कीप डूइंग समथिंग और द अदर, कीप डूइंग समथिंग और द अदर, एंड बिजी टाइम पता भी नहीं चलता कहाँ उड़ रहा है। मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ काफ़ी चीज़ों का। रोज़ वीर जी मलाई चाप की दुकान खोल देते हैं कभी कुछ खोलते हैं, मधुरम घी खिलाते हैं। तो कोई भी एनर्जी वाली पावरफुल चीज़ के लिए आई एम ऑलवेज रेडी। सर आपने बॉलीवुड में जब पहला कदम रखा था तो वो एक्सपीरियंस कैसा था आपके लिए? आप सब तो पैदा भी नहीं हुए थे जब मैंने पहला कदम रखा था। वो पहला कदम मैंने 1970 में रखा था, जब मैं छोटा सा 6 साल का बच्चा था। पहली फिल्म मेरी थी नानक दुखिया सब संसार, और उसमें मैं पृथ्वीराज कपूर जी के साथ, प्राण साहब के साथ, डैड के साथ 1 महीना पंजाब में रह के देख रहा था उनको कि किस तरीके से, किस लगन से वो लोग काम करते थे। तो 1971 में वो पिक्चर लगी थी। तो 3-4 मैंने पिक्चरें एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट की। तो आई ऑलरेडी, जब एक बार बच्चे को मेकअप लग जाता ना, कोई भी बच्चे को, और गाँव वाले भी बोलते जा रहे यार तू तो हीरो लगता है बबुआ, तो साला बोलते मैं तो हीरो, और चलो बॉम्बे। तो मैं तो ऑलरेडी उस फैमिली में पैदा हुआ था। तो जब वो मेकअप लगा तो मैंने सोच लिया मैंने एक्टर बनना है। अब मैं 6 साल का था। तो स्कूल में ना, आपने भी, आप सबके साथ भी होगा, टीचर हमेशा पूछती है हाँ भाई व्हाट विल यू बिकम इन लाइफ, राइट डाउन। तो मैं एक्टर तो लिख नहीं पाऊँ, तो मैं लिखूँ पायलट, डॉक्टर, लॉयर, पर अंदर से साला मैं तो एक्टर बनूँगा, और वही बना। सर आजकल आपके फैंस टीवी फिल्म्स और वेब सीरीज में देखना चाहते हैं आपको। आपके आगे के कोई प्लान्स है जो आप अभी प्रोजेक्ट अनाउंस करना चाहेंगे? हमारी पिक्चर आई है सरदार 2, कल ही नेटफ्लिक्स पे आई है। आप सब देखें, एंजॉय करें। बहुत ही फ़नी, बहुत ही मज़ेदार पिक्चर है। अभी एक ऐड आई है मेरी कैच की अक्षय के साथ, जहाँ मैं भाग रहा हूँ, और वो बहुत ही फ़नी ऐड है। वो भी आप लोग टीवी पे देख रहे होंगे, कल से ही शुरू हुई है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें चलती रहती है। एक हमारी फिल्म है वेलकम टू द जंगल, बहुत बड़ी फिल्म है, इतनी बड़ी कि कैलकुलेट नहीं कर सकते। एक भी आदमी उसकी पूरी स्टारकास्ट नहीं बोल सकता, इतनी बड़ी है। तो वो आएगी। कुछ ना कुछ चलता रहता है। वेब सीरीज़ की भी एक बात चल रही है, शायद मैं जाके करूँ। एक वेब सीरीज़ मैंने की है, वो अभी तक आई नहीं, वो भी आएगी ज़रूर कोई ना कोई चैनल पे। तो काम चलता रहता है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। हम भी लगे हैं, कभी पंजाबी पिक्चर, कभी कुछ कभी कुछ। अभी मुझे याद भी नहीं मैंने कितनी पिक्चरें कर दी, आई थिंक कितनी शो कर दिए टीवी के, वो भी नहीं याद। मुझे लगता है 100 से ज़्यादा पिक्चरें कर दी होंगे, 100 ही टीवी शो कर दिए होंगे। बहुत देर से हम अलग अलग लैंग्वेज में काम कर रहे हैं, लेकिन ऊपर वाले की दया है कि वो मिलता रहता है। और हनुमान जी की सेवा में तो उतरते ही रहते हैं। 29 को फिर से रामलीला में
श्री धार्मिक रामलीला रेड फोर्ट में हम वहाँ उतरेंगे। तो ये कुछ ना कुछ चलता रहता है। सर आपका अब तक का एक आपका पसंदीदा एक डायलॉग जो आप बोलना चाहो। डायलॉग तो बहुत सारे हैं, हनुमान जी के तो इतने हैं, लेकिन सन ऑफ सरदार 1 में जो डायलॉग था वो बहुत बार मैं बोलता रहता हूँ कि लोग स्टेज पे बोलते हैं डायलॉग बोल दो। तो हमारे भाई टीटो टोनी, तो टोनी इज़ नॉट देयर एनी मोर, वी लव हिम, वी रिस्पेक्ट हिम एंड ही वाज अ ग्रेट एक्टर। मुकुल देव वो पूछता पाजी हम इसको घर के अंदर क्यों नहीं मार सकते। अजय देवगन पीछे खड़ा है और हम दोनों बैठे हैं और कहा संस्कार कल्चर भी कोई चीज़ होती है, घर के अंदर ही हमारा मेहमान है और मेहमान भगवान होता है। एक बार इसने घर के दहलीज के बाहर कदम रखा ना तो इसके टोटे टोटे कर देंगे। That is how it is. और एक और डायलॉग है मेरा बहुत ही लंबा जो सुपर हिट हुआ था, हाईजैक, बस that's it. सर रियलिटी शो और फिल्मी दुनिया में काम करने में आपको सबसे बड़ा फ़र्क क्या लगता है? और रियलिटी शो में तो यू डोंट हैव टू एक्ट। वो कई शो ऐसे भी होते हैं जिसमें थोड़ा बहुत एक्टिंग करवा देते हैं और वो नकली से होते हैं। बिग बॉस में तो ज़ीरो एक्टिंग है, जस्ट गो इनसाइड एंड बी योरसेल्फ। लेकिन फिल्मों में एक्टिंग है। और पहले के ज़माने में हम सब जब एक्टिंग सीखते थे तो हम थोड़ा सा ओवर द टॉप, थोड़ा ओवर एक्टिंग करते थे, पूरा स्टाइल वाइल मारते थे। पर आजकल वो ज़माना ख़त्म हो चुका है, इट्स बिकम नेचुरल, यू ऑल हैव टू एक्ट नेचुरल। बहुत ज़्यादा एक्टिंग अब नहीं चलती। यू कांट बिकम अ राजकुमार एंड बिकम अ हिट नाउ, वो दिन ख़त्म हो गए। यू हैव टू बी एब्सोल्युटली नॉर्मल। जैसे आप घर पे बात करते हो वैसे ही आपको वहाँ भी जाके बात करनी पड़ती है। तो स्कूल में भी हम श्योर आप लोगों को बहुत नेचुरल एक्टिंग सिखा रहे होंगे, बिकॉज दैट्स द फ्यूचर। सर आपने कॉमेडी, विलेन और सीरियस हर टाइप का रोल किया है, तो सबसे ज़्यादा कठिन किस रोल को करने में लगता है? या फिर कॉमेडी, देखो कॉमेडी बहुत कठिन है। जब तक वो अच्छी तरह लिखी नहीं गई, अच्छी तरह एकदम प्रॉपरली उसका कॉमेडी का पंचेस प्रॉपर नहीं है तो वो फ्लैट हो जाएगी। तो इसीलिए कॉमेडी इज़ आई थिंक द टफेस्ट। लेकिन मैं टीवी में बहुत साल विलन के रोल करता रहा, बहुत विलन के रोल किए। फिर सडनली डेविड धवन जी ने 2000 में मुझसे शादी करोगी बनाई और उसमें मुझे बोला तेरा रोल है। शादी नड्डा वाले ने मुझे बोला बिंदु वी हैव अ ब्रिलियंट रोल फॉर यू एंड राजपाल, तुम लोग छोटे बड़े गैंग है, ईगल गैंग। वो दिन से हर पिक्चर में कॉमेडी, सब लोग कॉमेडी। मैं साला मैं तो विलन वाले रोल ही नहीं बंद हो गए मिलने। और अब जब से हनुमान जी का काम करने लगे तो वो विलन तो लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते। अब पब्लिक में जाते हैं तो लोग बोलते हैं हाँ हनुमान जी का भक्त आ गया, हनुमान जी का सेवक आ गया। तो आई थिंक विलन वाला रोल्स ख़त्म हो चुके हैं और लोग नहीं देते। एक आध बार कभी कभी मुझे मिलता है छोटा मोटा, यानी कोई वेब सीरीज़ या कोई सावधान इंडिया या कोई जगह पे विलन वाला रोल, लेकिन वो भी आई थिंक लोग इतना ज़्यादा नहीं पसंद करते, वरना और मिलते। कॉमेडी कॉमेडी कॉमेडी, दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग। सर बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री ने आपको सबसे ज़्यादा क्या दिया है, दोस्ती या सबक? देखो बॉलीवुड और ये क्या चक्कर है कि हम बॉलीवुड में पैदा हुए हैं, तो बॉलीवुड में जितने भी एक्टर्स हैं जो अभी चल रहे हैं, जो बहुत सालों से हैं, जैसे अक्षय, अजय देवगन, सनी देओल, बॉबी देओल, ऋतिक, ये सब को मैं, सलमान, ये सब को मैं एक्टिंग से पहले जानता हूँ। जब वो भी एक्टर नहीं बने थे मैं भी एक्टर नहीं बना था। तो हमारी दोस्तियाँ रियल दोस्तियाँ हैं। रवीना, बहुत सारे लोग ऐसे, तो ये सब हम बचपन के दोस्त हैं। तो जब एक्टिंग करने आ गए तो फिर एक्टर बन गए। और जैसे अक्षय है वो ऑलरेडी एक्टिंग सीखने की ट्राई कर रहा था, तब से दोस्त है, तो उसके बाद वो सुपरस्टार बन गया। लेकिन वो दोस्तियाँ कभी जा नहीं सकती। इट इज़ जैसे पहले थी वैसे ही अभी है, कोई चेंज नहीं है। देन शाहरुख और ये सब लोग जो जिनको मैं कभी नहीं मिला था, वो जब सुपरस्टार बन गए तब मिला हूँ। बट दे ऑल्सो फैंटास्टिक ह्यूमन बींग्स, सारे के सारे हमारे दोस्त हैं। एंड मुझे जब मैं उनको मिलता हूँ तो मेरा क्या है, आई डोंट स्टे इन टच, आई डोंट हैव दैट हैबिट कि मैं फ़ोन करके हैप्पी बर्थडे या हेलो या हाउ आर यू डूइंग, ये सब मेरे है नहीं। कई लोग में होता है, कईयों में नहीं होता, मेरे में नहीं है। लेकिन जब मैं मिलता हूँ तो दिल से मिलता हूँ और उन्हें पता है बिंदु के दिल में हमारे लिए बहुत प्यार है। और जब भी आप आगे मिलते हैं, सारे के सारे मेरे दोस्त हैं। आई हैव नो एनिमीज़ एंड आई डोंट वांट एन एनिमी। सर सेट पे काफ़ी सारे रोल करते होंगे, तो सेट के बाद, एक्टिंग के बाद काफ़ी मज़े करते हैं, काफ़ी ऐसा कुछ सुनने को मिलता है। तो सर कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहो? भाई सबसे ज़्यादा कॉमेडी और सबसे ज़्यादा मज़े संजय दत्त थोड़ा करता ही है,
लेकिन अक्षय कुमार के ऊपर कोई नहीं है। वो अक्षय कुमार को आदत है सेट के बाद कुछ ना कुछ, ये आउटडोर है तो फिर तो तुम तैयार हो जाओ, कुछ भी रोज़ प्लानिंग होती है कि किसकी बैंड बजानी है। दैट इज़ अक्षय कुमार फॉर यू। ही हैज़ अ वेरी वेरी चाइल्डिश नॉटी ब्रेन एंड ही लव्स टू प्ले प्रैंक्स। अभी भी वो कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ कॉमेडी के मूड में रहते हैं, कुछ ना कुछ तंग करते रहते हैं। तो आई थिंक दैट इज़ हिज सीक्रेट ऑफ हिम स्टेइंग यंग, रेलेवेंट एंड आई थिंक अक्षय कुमार नंबर 1 है ऐसे कामों में, जो सेट के बाद वाले कामों में। बाकी सारे के सारे बहुत बढ़िया हैं, हम बैठते हैं, गप्पे मारते हैं। संजू भी बहुत डेंजर आदमी है, बहुत ही वंडरफुल गुड मैन। सारे के सारे अच्छे। बाकी सनी भैया और सब ऐसे नहीं है, सब लोग ऐसे नहीं होते। अजय भी है पर अभी आजकल वो सुधर गया है, आजकल नहीं करता ज़्यादा वो पहले वो भी करता था। तो एवरीबडी चेंजेस ओवर टाइम बट अक्षय विल नेवर चेंज आई थिंक। सर बहुत धन्यवाद आपको अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सर, काफ़ी कुछ सीखने को मिला भी हमें, और भी इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए FT 24/7 नोएडा।